आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं पीएल पुनिया साहब। पीएल पुनिया साहब ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेसी से अब राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं। अपनी वाकपटुता के कारण जाने जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कांग्रेस की डूबती हुई मझधार जो नाव है उसको कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे है। पुनिया साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनिया साहब, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके, मायावती, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव, लेकिन उसके बाद राजनीति की तरफ आए। क्या कारण था कि ब्यूरोक्रेसी से आप राजनीति की तरफ आए? देखिए, ये तो सही है कि मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे 93 to 95, तो मैं उनके साथ में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था। उसके बाद मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार रही है वैसे, लेकिन 3 बार मैं उनके साथ में था, 95 में और 97 और 2003। तो ये तो सफर रहा और वो तैनाती थी, हर अधिकारी की कहीं न कहीं तैनाती होती थी, मेरी भी तैनाती हुई। लेकिन ऐसे कैसा सहयोग था कि 3 मुख्यमंत्री के साथ 3 बार आप रहे हों? देखिए, मैंने सहयोग था या राजनीतिक गठजोड़ था? मैंने ना तो कोई लॉबिंग की और ना ही कोई गठजोड़ था, बल्कि सामान्य तरीके से मैं समझता हूं कि एक ये देखते हुए कि उस जॉब के लिए कौन सूटेबल है और मेरा नाम अगर उन्होंने सही समझा तो पोस्ट किया, वरना तो मुलायम सिंह यादव जी के बाद मायावती जी कैसे ले लेती, क्योंकि उनके आपस में रिश्ते इतने खराब हो गए थे 1995 में गेस्ट आउट कांड की वजह से। वो तो शायद इसलिए किया होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे समुदाय से आपका रिश्ता है कि आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। नहीं, नाराजगी की बात नहीं, वो उनको अपना सपोर्ट एक चाहिए था, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, उनको कोई राजनीति या प्रशासन का अनुभव भी नहीं था। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि ईमानदारी से उनके साथ लग के और उनको मदद कर सके, उनको सपोर्ट कर सकते, और वो किया, जाहिर है। लेकिन वो तो नौकरशाही की बात है, सरकारी नौकरशाही की बात करते हैं। आपने तीनों के साथ काम किया, आप कम से कम इस स्थिति में तो होंगे ही, ये तो आप बता ही सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा आपका जो एक्सपीरियंस रहा काम करने का वो किन के साथ रहा? देखिए, ये मैं समझता हूं किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा, यही सोच के रखा कि ये मुझे मदद करेंगे। तीनों में से किसको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्तित्व अपना अपना अलग होता है। जो सगे भाई होते हैं वो भी उनके व्यक्तित्व और मिजाज और विचारधारा उसमें अलग हो सकती है। नहीं, मैं पीएल पुनिया ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं, राजनीतिक से नहीं। आप पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट की तरह बताइए कि इन तीनों में नहीं, एज ब्यूरोक्रेट भी ये कोई लाजमी नहीं है कि हर एक के बारे में अपने नंबर देते रहे। अक्सर पूछा जाता है कि इनको कितने नंबर देंगे, तो मैं इसमें आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता। मैं कभी अध्यापक भी नहीं रहा कि कॉपियां जांचने का काम हो और हर एक के बारे में आंकलन करूं। यानी आपका तीनों के साथ अच्छा संबंध रहा, आप तीनों को एक तरह से देखते हैं। सभी को जो अपनी क्षमता के हिसाब से वो राजनीति अपनी अलग करते थे। चलिए, क्या कारण हुआ कि आप राजनीति में आ गए? देखिए, नौकरी की और नौकरी बहुत शीर्ष तक रहे अच्छी तरह से, और नौकरी से मैं सेवानिवृत्त हुआ, और सेवानिवृत्ति होने के बाद मुझे लगा कि जीवन की यात्रा है उसका अंत नहीं है और बहुत कुछ क्षमता और योग्यता है, उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैंने राजनीति का रास्ता पकड़ा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनका बोलबाला था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं अगर राजनीति में जाऊंगा तो इनमें से किसी दल में जाऊंगा, लेकिन मैंने ये सोच के कि जैसे मेरा मिजाज है, जैसे मेरे जो जीवन शैली है, उसमें मेल ये दल नहीं खा सकते जो कि क्षेत्रीय दल है, एक व्यक्ति विशेष की प्रभुत्ता है और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चलता है। अगर वो खुश है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नाराज है तो फिर धरातल में है।
कांग्रेस पार्टी, मेरा ये मानना था, उस समय भी मानना था और आज भी ये मानना है, अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में पूरे सब समाज को एक साथ लेके। तो आपने अपना राजनीतिक सफर इसीलिए कांग्रेस के साथ शुरू किया? के साथ इसलिए शुरू किया कि लेकिन पुनिया साहब, ऐसा नहीं लगता है कि आपके ऐसे प्रतिभावान आदमी कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है, बहुत ज्यादा वहां यूटिलाइजेशन नहीं है, और जिस हालत में कांग्रेस आज है, एकदम हाशिए पे है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी हालत में आपका क्या उसी पार्टी में बने रहना और उसी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना पॉलिटिकल सूझबूझ है? देखिए, ये मेरी आस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मेरी पूरी आस्था है और जो चाहे परिस्थितियां हो जाएं उससे अलग नहीं हो सकता। माता पिता गर्दिश में आ सकते हैं तो बेटे, क्योंकि माता पिता गर्दिश में आ गए हैं तो इसलिए छोड़ के किसी और को मां बाप नहीं बना सकते। और वही मैं मानता हूं। मेरे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उपयोग नहीं हो रहा, आप आ जाइए। मैंने साफ मना किया कि आपने गलत नंबर डायल किया है। मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता, मैंने कोई तिजारत करने के इरादे से राजनीति में नहीं है। मैं सेवा करने के लिए और एक विचारधारा से जुड़ के देश की सेवा करने के लिए मैंने निश्चय किया है और उन निश्चय पे हमेशा अटल रहूंगा। क्या आप कांग्रेस की मौजूदा जो सूरत हाल है उससे आप खुश हैं? जिस तरह का लीडरशिप क्राइसिस है, कभी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को कमान दी जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दी जाए, फिर एकाएक राहुल गांधी कहीं चले जाते हैं, विपासना के लिए चले जाते हैं, कहाँ हैं किसी को पता नहीं होता है, और फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब नए सिरे से कांग्रेस को का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फिर से बनाएंगे। ऐसी जब हालत है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा? देखिए, ये कहना कि लीडरशिप क्राइसिस है, ये पूरी तरह से गलत है। और मेरा ये पक्का मानना है कि इस तरह के जो र्यूमर्स हैं, जिस तरह के जो विचार फैलाए जा रहे हैं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके खुद के लीडर आप देखिए, अभी बजट सेशन चल रहा है पुनिया साहब, वो नहीं है। मैं बताता हूं, वो यही लीडरशिप है जिसने 10 साल तक यूपीए सरकार बनवाई। 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार, लोग कहते थे कि अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इसी नेतृत्व के सहारे हम सरकार में वो सोनिया गांधी का, और इसी नेतृत्व के सहारे कोई आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी अलग नहीं है, वो एक है, एक ही मान के चलिए। तो फिर ये अगर बात आ रही है कि राहुल जी को कमान दी जाए? नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का खेल है। वही एक दिमाग में फितूर डालना चाहते हैं कि कांग्रेस जनों के दिमाग में ये बात चल जाए तो उनके प्रति अविश्वास हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी पूरी आरएसएस के लोग तय कर रहे हैं? पूरी तरह से नहीं, र्यूमर फैला रहे हैं। अरे इनके तो र्यूमर का और झूठ बोलने का, र्यूमर का अपना डिपार्टमेंट अलग है, और इन्हीं के र्यूमर का और झूठ का डिपार्टमेंट है। उसके डिपार्टमेंट के सहारे उन्होंने गणेश जी को दूध पिलाया यहां से लेके और अमेरिका तक। ये आपने देखा नहीं, उसमें क्या सत्यता थी? लेकिन वो रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसी तरह के र्यूमर फैलाने का उनका डिपार्टमेंट है। और आजकल, वरना उनको क्या तकलीफ है, क्यों वो चर्चा करते हैं? भाई अगर हम उनके प्रतिद्वंदी हैं तो अच्छा है, हम खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। उनको क्यों चिंता हो रही है कि साहब लीडरशिप कैसी है, क्या है? नहीं, चलिए, आप ये नहीं मान रहे कि लीडरशिप क्राइसिस है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पुनिया जी से ये जानना चाहेंगे कि लीडरशिप क्राइसिस अगर नहीं है तो कभी चिदम्बरम जी का बयान आता है, कभी दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है, कभी किसी दूसरे का आता है, और सब एक दूसरे के एकदम विपरीत बयान आता है। इसकी क्या वजह है? लेते हैं ब्रेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में कोई लीडरशिप क्राइसिस है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह की लीडरशिप क्राइसिस की बात है की जा रही है वो हकीकत नहीं है, आरएसएस वाले फैलाते हैं, उनके यहां इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है। लेकिन पुनिया साहब वो फैलाते होंगे, आपके यहां कमलनाथ कभी कुछ कहते हैं, कभी चिदम्बरम साहब कुछ कहते हैं, फिर कभी रह रह करके दिग्विजय सिंह ये सवाल उठाते हैं, तो क्या ये लोग आरएसएस से ब्रीफिंग ले रहे हैं? देखिए, पी चिदम्बरम साहब हों, दिग्विजय सिंह साहब हों, जितने बड़े नेता जिनके नाम ले रहे हैं वो अपनी अहमियत रखते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो है जो नीचे बूथ स्तर से चल के न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिला, प्रदेश उससे चल के बंधा हुआ है, वो संगठन है। ये इनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। कभी कभी लोग अपना मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ बोला करते हैं कि मीडिया में बने रहें, लेकिन हम उनकी राय से कतई सहमत नहीं है। एक सिरे से उनकी बात को हम खारिज करते हैं। तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, कांग्रेस रिवाइव करेगी, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है बूथ रिवाइव करेगी, वो बहुत स्ट्रांग है, रिवाइव करेगी। किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? और अगले जो चुनाव होगा कांग्रेस सत्ता में आएगी और राहुल गांधी उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे। अगले चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, जो 2019 में चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी मौजूदा बजट सेशन में राहुल जी नहीं है। वो इस तरह से एक कहीं ना कहीं मिसाल दे रहे हैं, लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठ रही है कि वो फेस करना नहीं चाहते हैं। आपसे एक ऑनेस्टली आप ये बताइए कि जब इस सरकार का एक तरह से ये पहला बजट है, आपके खुद ही आप कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं आपके, ऐसी हालत में क्या राहुल गांधी को बजट सेशन में, बजट पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए था? देखिए, हमारा दल है और दल की तरफ से जिन जिन मुद्दों पे हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, उसमें जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उनका बजट है, हमारा बजट नहीं है। उनके बजट में अगर वित्त मंत्री ना होते तो कहा जाता है कि साहब नरेंद्र मोदी का पहला बजट था और वित्त मंत्री गायब है। राहुल जी या कोई और सांसद, अगर कोई व्यक्तिगत उनका काम है, अगर कहीं जाना चाहते हैं और उसको पूरी दुनिया को बता के जा रहे हैं कि भाई हम इतने दिन रहेंगे, तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? ये तो यही लोग हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इस तरह की बातें उड़ाया करते हैं, कहते रहते हैं। आप अपनी बात में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात बार बार कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो अभी मौजूदा सरकार है वो जिस तरह से आई है, जितने बड़े मैंडेट के साथ आई है, क्या सिर्फ अफवाह और झूठ पे आ गई है? उसको लोगों ने वोट दिया होगा। कैसे देखते हैं 10 साल के ये जो अभी शासन है? आप हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि साहब काला धन, इतना अथाह काला धन है जो हिंदुस्तान के बाहर है, वो सारा आएगा। एक साहब ने कहा कि 100 दिन के अंदर आएगा। और नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, प्रचार के दौरान उन्होंने कहा इतना काला धन है कि हर गरीब साधारण व्यक्ति के अकाउंट में 10-15 लाख यूं ही चला जाएगा। जनधन योजना इन्होंने चलाई। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि काला धन नहीं है? लोग ये समझे, मैं कह रहा हूं कि ये झूठ बोले हैं। तो काला धन नहीं है, के साथ काला धन नहीं है, होगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल के 15 लाख अब जनधन योजना में अकाउंट तो खुल गए। अब लोग बाग पासबुक लेके मैनेजर के पास जाते हैं, इसमें एंट्री कर दीजिए। वो पूछते हैं क्या भैया, क्या पैसा जमा किया? कह रहे नहीं। क्या निकाला है? कि नहीं। तो फिर क्या एंट्री करें? कि साहब ये देखना कि 15 लाख जमा हुआ कि नहीं हुआ। ये झूठ के सहारे लोग प्रभावित हो गए। एक मैं लखनऊ का एक उदाहरण और बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं गया था ईद पर मिलने के लिए, तो लोगों ने बताया कि बिजली की दिक्कत रहती है। कहा कि मोहल्ले में एक जनरेटर, बड़ा जनरेटर खरीद लिया जाए ताकि वो चलाया जाए जब बिजली चली जाती है। तो एक साहब ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, हो सकता है मोदी की सरकार बन जाए और इसकी जरूरत ही ना पड़े, मतलब बिजली ठीक हो जाएगी, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है। तो कितना गुमराह किया लोगों को। जिस तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड के पैसे से पूरा प्रचार माध्यम उन्होंने जुटाया, जिसकी वजह से ऐसा माहौल बन गया। आपको ये लगता है सिर्फ प्रचार माध्यम
और कॉर्पोरेट के पैसे से जो इलेक्शनरिंग हुई उसकी वजह से मोदी जी जीत गए। आपको ये नहीं लगता है कि जो यूपीए की जो दूसरी सेकंड यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसमें लगता था जनता को कि कोई काम नहीं हो रहा है और स्कैम के बाद स्कैम, स्कैम के बाद स्कैम, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर गवर्नमेंट का था वो उसका ह्रास हुआ था, वो कम हो गया था और उसका फायदा कहीं ना कहीं मोदी जी को मिल गया। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, हम 10 साल से सत्ता में थे, 10 साल लगातार, और 10 साल में लोगों को जनरली ये होता है कि अभी कुछ और होना चाहिए था। इनकम्बेंसी का फैक्टर आ गया। इनकम्बेंसी का फैक्टर है, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और ये लगता है कि बदल के देखो, हो सकता है बेटर करेगा, तो सिर्फ यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वरना आप देखो कि जितना काम हुआ, जितना अधिकार अगर आम आदमी को दिया यूपीए सरकार में, आजकल किसी सोचा ही नहीं, ये सोच है इनकी। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसको बदलाव करके धर दिया। अभी वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, अमीरों के लिए होता है। अभी जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से 25% दे दिया। एक इंडिविजुअल की हैसियत से मुझे 30% देना है और कॉर्पोरेट वाले घराने, औद्योगिक घराने, वो 25% देंगे। और जो 5% जो घटाया जा रहा है, तो 5 साल में घटाया जाएगा और आखिरी साल में 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशन इसके माध्यम से दिया जा रहा है, तो कोई मामूली बात नहीं है। ये तो पूरी तरह से औद्योगिक घराने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इशारे पे काम करती हुई सरकार है। आपकी बात आम आदमी इसमें उपेक्षा। लेकिन ये बताइए कि इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी को संसद में होना चाहिए था, वो नहीं है। हम हैं, हमने अभी इस पे जंतर मंतर पे गए। अभी 12 तारीख को चक्का जाम और ये सब पूरा हो रहा है, 16 तारीख को यूथ कांग्रेस के, ये तो पूरा सिलसिला। लेकिन आप नहीं मानिएगा, अब ये देखिएगा कि एक के बाद एक उन्हीं के निर्देशन पे, जो उनके आदेश है उसी के निर्देश, उनके निर्देश अदृश्य से आ रहा है निर्देश नहीं, वो सब उनके तय किए हुए प्रोग्राम। अच्छा, वो पहले से सारी चीज तय प्रोग्राम। तो ये कब तक हाईकमान कल्चर चलेगा? आज भी वो संपर्क में है, आज भी संपर्क में है। अगर केरल के स्पीकर की डेथ होती है तो वहां कंडोलेंस मैसेज दिया कि नहीं दिया? अगर मुलायम सिंह जी यहां पर बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करने का मैसेज दिया कि नहीं दिया? वो तो हम लोगों के निरंतर नेतृत्व कर ही रहे हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां पर निर्णय दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जितनी बात आप कह रहे हैं, चलिए कुछ बातें आपकी मान लें, फूड सिक्योरिटी लॉ, आरटीआई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूपीए सरकार में हुई और अच्छी चीज हुई। लेकिन पुनिया साहब, कम से कम ये बात मानिए, आप ब्यूरोक्रेट हैं, कि उन सारी चीजों का आपको फायदा नहीं हुआ और शायद आपने उन सारी चीजों को उस तरह से पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है अपनी बातों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, इसलिए हम नहीं, आप तो सच भी नहीं बता पाए। देखिए, सच लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि 10 साल से हम सत्ता में थे और लोग उम्मीद करते हैं कि भाई देखो, बदल के देखो, हो सकता है वो बेटर करेंगे। तो बेटर करने के लिए अगर वो परिवर्तन करते हैं, हम तो मान के ही चल रहे थे कि 10 साल के बाद लोगों का रुझान होगा कि परिवर्तन किया जाए। और फिर ये डमरू लेके निकले हुए थे, झूठ बोलते हुए जगह जगह पर। अब दिल्ली में क्या दुर्दशा हुई इनकी? ये सिर्फ इन्हीं के, सिर्फ हमको वोट क्यों नहीं मिला? सिर्फ इसलिए कि कभी बीजेपी को पहले की तरह से कोई फायदा ना मिल जाए, तो लोग वोट देने चले गए। क्योंकि जो यानी आप ये कह रहे हैं दिल्ली में 9 महीने से इनकी सरकार थी और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, सीधे इनके नियंत्रण में थी। अब 9 महीने में क्या किया ये बताना चाहिए था ना। यानी आप ये कह रहे हैं दिल्ली का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं 9-10 महीने की जो मोदी सरकार थी उसके ऊपर रेफरेंडम था। उसके ऊपर रेफरेंडम है, सीधे रेफरेंडम है। भाई, प्रधानमंत्री के रूप में अगर एक जनसभा कर ले बहुत होती है, लेकिन इन्होंने गली गली में जनसभाएं कर डाली। सिर्फ खुद इन्होंने अपने सारी कैबिनेट के सब लोगों को लगा दिया। हर स्टेट के जो गठबंधन जो दल हैं उनको लगा दिया। आरएसएस के पूरा जोट लग गया। फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं होगा। जनता ने मूड देखा कि ये तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। यहां पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पुनिया जी से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाया है और जिस तरह से पीडीपी की सरकार वहां पे कुछ डिसीजन ले रही है, उस पर कांग्रेस क्या सोचती है। लेते हैं एक ब्रेक।
दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं पुनिया साहब, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दिल्ली में जो शिकस्त हुई है, हार हुई है, उसके बारे में कह रहे हैं कि इस हार को मानना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की जो 10 महीने की सरकार है उसके ऊपर रेफरेंडम है और कहीं ना कहीं हार सेंट्रल बीजेपी की हुई है, ना दिल्ली बीजेपी की हुई है। पुनिया साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की हालत अभी है, एक के बाद एक आप स्टेट हारते गए और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट बनती गई, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड की बात करें। जहां नहीं बन पाई थी सरकार, जम्मू कश्मीर, वहां भी इन्होंने सरकार बना ली है पीडीपी के साथ मिलकर के। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से मिलकर सरकार बनाई और 2 महीने तक निरंतर वार्तालाप करते, बातचीत करते रहे, सब तय करते रहे, टर्म्स एंड कंडीशन तय करते रहे। फिर कहा कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसके आधार पर चलाएंगे। लेकिन सडनली जिस दिन शपथ लेते हैं तो मुफ्ती सईद साहब मुख्यमंत्री बने, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हैं कि पीसफुल चुनाव हुआ, उसके लिए पाकिस्तान को धन्यवाद, जो अलगाववादी संगठन है उनको धन्यवाद। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या, यहां की जनता को धन्यवाद देना चाहिए था, यहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को धन्यवाद देना चाहिए था, यहां के इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन खैर वो नजरअंदाज लोगों ने किया। अब तत्काल फिर बाद मसरत अलवी साहब, जो मसरत अलवी जो कि बंद थे, 4 साल से बंद थे, 2008-2010 का जो आंदोलन चला था हिंदुस्तान के खिलाफ, वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। उनके खिलाफ 27 केस है और उसमें जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके अंतर्गत भी बंद थे। और सडनली मुफ्ती साहब ने डिक्लेयर किया कि हमने इसको छोड़ दिया और वो बाहर निकला है। और महबूबा मुफ्ती जी ने ये घोषणा की कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास होम डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने निर्णय लिया तो ठीक निर्णय लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन से ज्यादा जरूरी हम जो चुनाव में घोषणा करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। सही, ये उन्होंने कहा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान की तारीफ की और पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया पीसफुल इलेक्शन के लिए, आप इसको सिनेरियो को पलट दीजिए। आप ये समझिए कि इस तरह की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती, एक मुख्यमंत्री होता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही होती और बीजेपी ऑपोजिशन में होती, क्या हंगामा होता? अगर ये स्टेटमेंट जो दिया है, जिसपे आज कांग्रेस उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है, उस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज नहीं कर पा रही है, अगर बीजेपी होती तो किस तरह का हंगामा करती? कांग्रेस पार्टी अपनी विफलता मर्यादित राजनीति करती है और उसका विरोध लोकसभा में, राज्यसभा में खूब कसके हुआ है, उसकी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री को बाध्य होकर बचाव में उतरना पड़ा, गृह मंत्री को स्वयं आके बताना पड़ा और आखिर में गृह मंत्री कहते हैं कि जो जवाब आया है उससे मैं भी संतुष्ट नहीं। भाई अगर संतुष्ट नहीं है, 164 आर्टिकल 164(2) उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर मुफ्ती साहब कुछ बयान देते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंत्रिमंडल में हैं उनकी भी जिम्मेवारी है और उनकी सहमति से निर्णय माना जाएगा। तो अगर ये बात है तो इनको स्वीकार करो कि हाँ हमने किया। अगर आप गलत मानते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब आपका जो पीड़ा है उसमें मेरी भी पीड़ा सम्मिलित है, अगर वो है तो फिर आप कैसे सरकार बना रहे हैं? या तो सरकार में रहिए, सहमति के साथ रहिए, और अगर सहमति नहीं है तो सरकार के बाहर आइए। तो भारतीय जनता पार्टी इस दुविधा में क्यों है, ये तो बताएंगे सब। नहीं, आपको याद होगा पुनिया साहब कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ने बहुत ज्यादा इस बात की मुखालफत की थी कि आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए कश्मीर में। जनसंघ की नींव रखी गई कश्मीर मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे, और वहीं जाकर कश्मीर में उनकी मौत भी हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आज वो पार्टी जो इन सिद्धांतों पे बनी थी, वो जाकर के पीडीपी के साथ ये समझौता करती है, पीडीपी के साथ मिलकर के बात करती है। मुझे याद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा कहते थे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज बीजेपी उसका समर्थन करती हुई देख रही है और वहां सरकार बना रही है। जब वो ओथ ले रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, 2 झंडे थे। ये सारी राजनीति आपके सामने है, तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को बदलता हुआ देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी थी उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीन्स पे है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, अलगाववादियों के साथ सरकार बना सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, और जब सरकार बनाने हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने राम मुद्दा एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आस्था का प्रश्न नहीं है। आर्टिकल 370 में अभी इसी चुनाव के दौरान में उन्होंने कहा कि भाई इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, और फिर बाद में उसको कहा कि नहीं, इसको हटाओ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, और फिर बताते हैं कि साहब देखिए हमारा जम्मू कश्मीर से लेके और वहां तक हमारी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है, और उसी लालच में अपने जो सिद्धांत, अपने महापुरुषों के जो दिए हुए वचन और सिद्धांत, उसको अनदेखी करती है और उसको बलि चढ़ाती है। मतलब जिस तरह की बात वहां पे हो रही है वो कहीं मुझे आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य नहीं, तो मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। नहीं, जैसे अभी वहां पे एक डिसीजन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग, और जो स्टेटमेंट दिया था मुफ्ती साहब ने उसका भी इन्होंने विरोध किया। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है, जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती है। ये लोग कहीं ना कहीं, जैसा आपने भी कहा कि 2 महीने तक बातचीत हुई थी, तो सारी बातों पे कहीं ना कहीं एक सहमति जरूर हो गई होगी। उसके बाद इस सरकार बनी है और उसके बाद बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने के और दिखाने के और वो है ही है। भाई, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम किसी भी धर्म के आधार पर कुछ नहीं होने देंगे और कोई वायलेंस नहीं होगा, ये सब कहते हैं। लेकिन इनके लोग, इनसे जुड़े हुए संगठन, वो खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। जो बात कहते हैं, कथनी और करनी में फर्क है। और कथनी और करनी में फर्क है। कथनी पे याद आया कि आजकल जो बात आपने कही, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उत्तेजक, प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप रहे हैं, आप सरकार में भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, और आप वहां से सांसद भी रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह की स्थिति वहां पे बन रही है उत्तर प्रदेश में, क्या इस तरह की राजनीति के लिए कोई जगह है? कहीं इससे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो नहीं बिगड़ रहा है? देखिए, माहौल तो इन्होंने बिगाड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा, और इतना जल्दी जल्दी सब पूरा घटना चक्र हुआ कि लोग भ्रमित हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने एहसास किया कि हमने ये क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है, 2017 में असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अगला जो झंडा है भारतीय जनता पार्टी का, बिहार में शायद लहरा पाए, लेकिन बीजेपी का झंडा वहां लहरेगा। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस कितनी बड़ी प्लेयर होगी यूपी में? नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीछे इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है, वो भी, उसका भी आंकलन होगा। इनकी जो नीतियां रही हैं या नीतियां हैं, जो वादे किए थे, उन वादों पर क्या क्या कार्रवाई, वो भी, उसका भी आंकलन होगा। तो ये कहीं भी खड़े हुए नहीं होता। और ये कहते हैं कि साहब झंडा वहां पर लगेगा, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने
कभी पूरे नहीं होंगे इनके। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे पीएल पुनिया साहब से, कांग्रेस के सांसद हैं। इन्होंने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली। इन्होंने बहुत सफाई से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा डिवीजन है जो कहीं ना कहीं झूठ को प्रसारित और प्रचारित करता है। उसके झूठ को लोग समझ रहे हैं और इसलिए आने वाले 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नाज़रीन, ये देखना होगा कि पुनिया साहब के दावे में कितना दम है। लेकिन पुनिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिलहाल तकरार में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।